जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लगातार प्रयास करते रहिए हमारे साथ और सीरीज़ का आनंद लेते रहिए और आशा करता हूँ और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि सभी की जॉब लगेगी और लगातार प्रयास करते रहे, क्योंकि कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे कलम से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे कलम से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटा कर दिखा। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो आंसर होगा मैकमोहन रेखा। यदि बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पहला ऑप्शन देखते हैं डूरंड रेखा। और डूरंड रेखा किस किस के बीच होगी प्यारे बच्चों? भारत और अफगानिस्तान के। भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में ये रेखा निर्धारित की गई थी। जबकि यदि वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा पड़ती है। बात करते हैं मैकमोहन रेखा की, तो मैकमोहन रेखा किसके बीच होगी? भारत और चीन के बीच। 1914 में शिमला में एक सम्मेलन के दौरान, एक सभा के दौरान इसका निर्धारण किया गया था। यदि बात करते हैं रेडक्लिफ रेखा, तो रेडक्लिफ किस किस के बीच होगी प्यारे बच्चों? भारत और पाकिस्तान के। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। और सर C.J. रेडक्लिफ नामक व्यक्ति ने इसका निर्धारण किया था, इसी कारण से इसे रेडक्लिफ रेखा नाम दिया गया। यदि बात करते हैं जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, तो उस समय क्या था? 15 अगस्त का समय था। लेकिन रात्रि के 12 बजे के बाद जब 15 अगस्त लगी, उसी समय क्या निर्धारित किया गया था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन निर्धारित किया गया था। लेकिन पाकिस्तान का जो समय है वो भारत के समय से 30 मिनट पीछे है। इसी कारण से क्या हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो यहाँ तो 12 बजे का समय था, लेकिन पाकिस्तान में उस समय कितने बजे थे प्यारे बच्चों? 11:30 बजे थे। जिस कारण से यहाँ अभी 14 अगस्त ही था। और यही कारण है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। यदि बात करते हैं आपकी LOC की, तो LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल किस किस के बीच है? तो कश्मीर में स्थित भारत का हिस्सा और पाकिस्तान का हिस्सा, इन दोनों के बीच की जो रेखा है कश्मीर, वह कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बनाता है, उस सीमा को हम क्या बोलते हैं? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र की वो सीमा रेखा जो कश्मीर क्षेत्र में पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यदि बात करते हैं लद्दाख में भारत और चीन की सीमा रेखा की, तो उसे क्या कहा जाएगा? आपका LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बात करते हैं LOC की, तो यह है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। यदि बात करते हैं चीन और पाकिस्तान की संसद की, तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान की संसद, तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या होगा? शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? शोरा। यदि बात करते हैं हम चीन की संसद की, तो चीन की संसद का नाम क्या होगा? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यदि बात करते हैं पाकिस्तान की संसद की, तो पाकिस्तान की संसद का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या होगा? नेशनल असेंबली। जबकि भारत की विधायिका, भारत के संसद की हम बात करते हैं, भारत की विधायिका का नाम क्या है प्यारे बच्चों? संसद है। बात करते हैं ब्रिटेन की विधायिका की, तो ब्रिटेन की विधायिका का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? पार्लियामेंट। बात करते हैं इजराइल की संसद की, तो इजराइल की संसद का नाम क्या होगा? नेसेट। इजराइल की संसद क्या होगी प्यारे बच्चों? नेसेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ होगा प्यारे बच्चों? तो ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ होगा? जिनेवा में होगा। यदि बात करते हैं जिनेवा के अन्य संगठनों की, तो जिनेवा में अन्य और किसका संगठन होगा? सबसे पहला अगर हम ILO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। तो 11 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था प्यारे बच्चों? ILO की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो IAS चंद्रा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है IAS चंद्रा। बात करते हैं इसके महानिदेशक की, तो इसके महानिदेशक कौन होंगे? गाय राइड। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है प्यारे बच्चों? गाय राइड नामक व्यक्ति हैं। यदि बात करते हैं जिनेवा में और दूसरा संगठन WHO की, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यदि WHO की बात करते हैं तो WHO की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 7 अप्रैल 1948 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष होंगे। यदि बात करते हैं इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU की, तो इसका मुख्यालय भी प्यारे बच्चों कहाँ होगा? जिनेवा में होगा। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में है। स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद यदि बात करते हैं रोम की, तो रोम की अगर हम बात करते हैं तो रोम में आपका मुख्यालय होगा FAO का, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? स्थापना की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान अध्यक्ष की यदि इसकी बात करते हैं तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर डोंग्यू इसके अध्यक्ष होंगे। और यदि बात करते हैं पेरिस की, तो पेरिस में किसका मुख्यालय है प्यारे बच्चों? पेरिस में होगा यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों? पेरिस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को पेरिस में किसकी स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों? तो यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यदि बात करते हैं यूनिसेफ की, न्यूयॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में संगठन होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना कब हुई? तो यदि राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना कहाँ पर हुई थी प्यारे बच्चों? राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना 1930 में हुई थी। कहाँ पर? हैमिल्टन में। राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना 1930 में हैमिल्टन में हुई। यदि बात करते हैं कि भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ, तो भारत इसमें सम्मिलित हुआ था लंदन में 1934 में। यदि बात करते हैं 1948 की, तो 1948 में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। 1948 में क्या हुआ था? पैरा ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई प्यारे बच्चों? 1948 में। इसके बाद यदि बात करते हैं 1960 की, तो वर्तमान पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई प्यारे बच्चों? 1960 में हुई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, तो प्यारे बच्चों पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता गया था 1972 में तैराकी में। 1972 में तैराकी में जीता गया था। और किसने जीता था प्यारे बच्चों? उस व्यक्ति का नाम था मुरलीकांत। तो मुरलीकांत ने पैरा ओलंपिक में भारत के लिए 1972 में तैराकी में पहला पदक जीता था। इसके बाद यदि बात करते हैं कि 2016 में 15वें नंबर के पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुए प्यारे बच्चों?
ये हुए थे रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? ब्राज़ील। रियो डी जेनेरियो कहाँ? ब्राज़ील में। यदि बात करते हैं इसमें पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर प्यारे बच्चों इसमें रहा चीन। बात करते हैं दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर इसमें रहा इंग्लैंड। पहले स्थान पर चीन रहा प्यारे बच्चों, दूसरे स्थान पर कौन रहा? इंग्लैंड रहा। दूसरे स्थान पर इसमें रहा इंग्लैंड। इसके बाद प्यारे बच्चों यदि बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो सिंधु सभ्यता में बात कर रहे हैं हड़प्पा की। तो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा जो आपकी नगरी खोजी गई थी, 7 नगर इसमें हाथ लगे थे, तो हड़प्पा की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्यारे बच्चों यदि बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई थी 1921 में, और 1921 में हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा के खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी। इसके बाद यदि बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो 1922 में खुदाई शुरू हुई मोहनजोदड़ो की, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने कर दी थी प्यारे बच्चों? राखालदास बनर्जी ने। यदि बात करते हैं सूरजभान, तो सूरजभान का नाम किस में आता है? राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी की खोज सूरजभान सिंह ने 1963 में की थी। राखी गढ़ी की खोज, राखी गढ़ी की खोज कब की गई प्यारे बच्चों? 1963 में। किनके द्वारा की गई? सूरजभान सिंह के। यदि बात करते हैं चनहुदड़ो की, तो चनहुदड़ो 1931 में, 1931 में चनहुदड़ो की खोज किसने की थी? NG मजूमदार। NG मजूमदार ने किसकी खोज की थी प्यारे बच्चों? चनहुदड़ो की खोज की थी। यदि बात करते हैं रंगपुर और लोथल की, तो रंगपुर और लोथल की खोज किसने की प्यारे बच्चों? रंगनाथ राव। रंगपुर और लोथल, रंगपुर और लोथल 2 नगरों की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव ने की। इसके बाद यदि बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आलमगीरपुर की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आलमगीरपुर की खोज की थी प्यारे बच्चों आलमगीरपुर, जो सबसे पूर्वी सीमा बनाता था सिंधु सभ्यता की, तो इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे यज्ञदत्त शर्मा। तो इसकी खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। बात करते हैं बनमाली और कोटदीजी की, तो बनमाली और कोटदीजी के खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र कुमार बिष्ट। बनमाली और कोटदीजी, बनमाली और कोटदीजी के खोजकर्ता कौन थे प्यारे बच्चों? RK बिष्ट, रविंद्र कुमार बिष्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध कब हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों? यदि बात करते हैं बाबर को किसने युद्ध में हराया था? एक प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाबर को युद्ध में किसने हराया था? कौन एक व्यक्ति था जिसने बाबर को भी युद्ध में हरा दिया था? कहा जाता है कि बाबर कभी किसी युद्ध में हारा नहीं था, लेकिन बाबर को किसने युद्ध में हराया था? तो बाबर को किसने हराया था प्यारे बच्चों? बाबर को हराने वाले व्यक्ति का नाम था शैवानी खां। बाबर को हराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था प्यारे बच्चों? शैवानी खां था। इसके बाद यदि बात करते हैं कि बाबर ने भारत में मुख्य 4 युद्ध लड़े थे। मुख्यतः बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे, जिसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चला गया घर, और मर गया। यानी कि सबसे पहले क्या होगा? पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध से बात करते हैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ प्यारे बच्चों? 1526 में हुआ। किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी। यदि बात करते हैं 1527 की, तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ 1527 में। तो पहले हुआ पानीपत का युद्ध, फिर हुआ खानवा का युद्ध, उसके बाद हुआ चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद कहाँ का युद्ध हुआ प्यारे बच्चों? घाघरा का युद्ध। तो दूसरा युद्ध कहाँ हुआ था 1527 में? किस किसके बीच? 1527 में कहाँ हुआ था? खानवा में। तो 1527 के युद्ध को
खानवा का युद्ध कहा जाता है। किस किस के बीच हुआ प्यारे बच्चों? 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के। बात करते हैं 1528 की, तो इस युद्ध को क्या कहा गया प्यारे बच्चों? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ? 1528 में हुआ। किस किस के बीच होगा? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। बात करते हैं 1529 की, तो 1529 में क्या हुआ प्यारे बच्चों? घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध हुआ। और घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर और अफगानों के बीच। अफगान जाति से यहाँ बाबर का युद्ध हुआ था, तो अफगानों के बीच और बाबर के बीच इसमें युद्ध हुआ। और चारों के चारों युद्धों में कौन विजयी रहा? बाबर विजयी रहा। इसके बाद बात करते हैं 1530 की, तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में प्यारे बच्चों बाबर की मृत्यु हो जाती है। और कई बार बाबर के माता का नाम पूछा हुआ है एग्जाम में प्यारे बच्चों। तो यदि बाबर की माता के नाम की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ इसके पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा। बात करते हैं बाबर के माता के नाम की, तो बाबर की माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। दोनों ही पॉइंट पेपर में पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों, साथ साथ नोट करते चलेंगे। जो भी सभी पॉइंट्स जो हैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सभी आप साथ साथ इनको नोट करते चलेंगे। और आप बाद में देखेंगे जब एग्ज़ाम दे के आएंगे कि सभी पॉइंट जो भी हमने यहाँ पढ़ाया है, जो भी आपके पास लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों लगे रहिए तैयारी में, हमारे साथ बने रहिए। और कहते हैं कि खोल दो पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझो। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगर हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की पदावधि कौन से अनुच्छेद में है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज़ तो अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो या देश के प्रधानमंत्री हो, सभी का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों? सभी का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। यदि बात करते हैं आर्टिकल 67 की, तो आर्टिकल 67 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि, और उपराष्ट्रपति की पदावधि कहाँ है प्यारे बच्चों? आर्टिकल 67 में है। और कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की। इसके बाद यदि बात करते हैं आर्टिकल 66 की, आर्टिकल 66 में क्या होगा? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो प्यारे बच्चों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ होगा? आर्टिकल 66 में होगा। बात करते हैं आर्टिकल 65 की, तो आर्टिकल 65 में क्या होगा प्यारे बच्चों? आर्टिकल 65 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं जब कभी भी उपराष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित हों। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद पर या राष्ट्रपति के रूप में कार्य, ये कहाँ कहा गया है प्यारे बच्चों? आर्टिकल 65 में कहा गया है। यानी कि जब कभी भी राष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के रूप में देश में कार्य कौन करते हैं? देश के उपराष्ट्रपति करते हैं। यदि कभी इस तरह की कंडीशन ये बन जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित होंगे, तो उस समय पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्यारे बच्चों क्या होगा? उस समय पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। इसके बाद यदि बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ था प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति की बात कहाँ की गई है कि देश का सर्वोच्च नागरिक होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया। इसके बाद यदि बात करते हैं, इसमें 11 जोड़ देते हैं, आर्टिकल 63 में किसका जिक्र किया गया? उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया। फिर से 11 जोड़ दो, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 74 में किसका जिक्र किया गया है? देश के प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि बात करते हैं धन निकास के या फिर धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया प्यारे बच्चों? धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था प्यारे बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिस पर और किसने चर्चा की थी? R.C. दत्त ने। R.C. दत्त, इन्होंने भी यहाँ चर्चा की थी इसकी। R.C. दत्त यानी कि रमेश चंद्र दत्त।
तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिस पर बाद में भारत में किसने और विचार किया था? आर.सी. दत्त ने। यदि बात करते हैं कृष्ण कुमार मित्र की प्यारे बच्चों, तो कृष्ण कुमार मित्र स्वदेशी आंदोलन का, जो स्वदेशी आंदोलन का विचार है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम अपने पत्र संजीवनी में, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन का जो विचार था, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया था। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का जो विचार दिया था, स्वदेशी आंदोलन का विचार किसने दिया था प्यारे बच्चों? कृष्ण कुमार मित्र ने। और कहाँ प्रकाशित किया था इसको? अपने पत्र संजीवनी में। इसके बाद यदि बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो ये पहले कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए जेल गए थे, जो स्वतंत्रता के लिए देश में इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे आंदोलन चला रखे थे और कई सारी नीतियाँ इन्होंने चला रखी थी, गुट बना रखे थे, जिस कारण से अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? इन्हें जेल भेज दिया था। तो पहले क्रांतिकारी जो स्वतंत्रता के लिए जेल गए थे तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो पहली बार स्वतंत्रता के संग्राम में जेल किसको हुई थी प्यारे बच्चों? पहली बार स्वतंत्रता की यदि हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता के इस पूरे संपूर्ण चक्र में पहली बार किस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा था? तो बाल गंगाधर तिलक। बात करते हैं वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ की, तो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ का नाम कहाँ आएगा? बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा प्यारे बच्चों, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे? क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ ने। यदि बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो रंगोली लोक कला का संबंध किस राज्य से है प्यारे बच्चों? रंगोली लोक कला का संबंध किससे होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रंगोली लोक कला का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? तो महाराष्ट्र से है। यदि बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में आपकी कौन सी लोक कला प्रसिद्ध है? साथिया। तो साथिया लोक कला कहाँ पर प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? गुजरात में। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में आपकी गोदना लोक कला। यदि बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मधुबनी चित्रकला का संबंध भी किससे होगा प्यारे बच्चों? बिहार से होगा। इसके बाद यदि बात करते हैं चौक पूर्णा, चौक एक कला होती है जिसमें चौक पूरने वाला कोई प्रसरण होता है, इसमें चौक पूर्णा। तो चौक पूर्णा जो लोक कला है ये कहाँ की है प्यारे बच्चों? तो अपने उत्तर प्रदेश की। इसके बाद यदि बात करते हैं तो प्यारे बच्चों बात करते हैं मांडना या मेहंदी, मांडना या मेहंदी कला की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। बात करते हैं 4 मार्च की, तो प्यारे बच्चों 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। बात करते हैं 8 मार्च की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बात करते हैं 10 मार्च की, तो 10 मार्च को प्यारे बच्चों क्या मनाया जाएगा आपका? CISF स्थापना दिवस। CISF स्थापना दिवस। और 15 मार्च क्या होगा प्यारे बच्चों? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। बात करते हैं 18 मार्च की, तो 18 मार्च को क्या होगा प्यारे बच्चों? 18 मार्च को मनाया जाता है आयुध दिवस, आयुध निर्माण दिवस, आयुध निर्माण दिवस। इसके बाद यदि बात करते हैं आप 21 मार्च, तो 21 मार्च को प्यारे बच्चों क्या होगा? 21 मार्च को मनाया जाएगा विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को क्या होगा प्यारे बच्चों? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाएगा, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाएगा। बात करते हैं 20 मार्च की, तो 20 मार्च को क्या मनाया जाएगा प्यारे बच्चों? विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस व विश्व गौरैया दिवस। विश्व खुशहाली दिवस व विश्व
गौरैया दिवस, विश्व खुशहाली दिवस व विश्व गौरैया दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक आपका लोक नृत्य है और एक आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है प्यारे बच्चों, एक प्राचीन ऐतिहासिक कला, एक प्राचीन ऐतिहासिक नृत्य कला जो किसी एक स्थान को एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। एक ऐसी नृत्य कला जो किसी स्थान को एक विशिष्ट पहचान दिलाती हो तो उसे क्या कर दिया गया, शास्त्रीय नृत्य घोषित कर दिया गया उस कला को। यदि बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो प्यारे बच्चों भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होगा। तो भरतनाट्यम होगा प्यारे बच्चों तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होगा प्यारे बच्चों, तमिलनाडु का। बात करते हैं कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में और क्या होगा, क्रम्मी, छड़ी, सिद्धि मधुरी, ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं प्यारे बच्चों, ये शास्त्रीय नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। और क्रम्मी, सिद्धि मधुरी, छड़ी ये क्या है आपके लोक नृत्य हैं। इसके बाद बात करते हैं ओडिसी की, तो ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होगा प्यारे बच्चों, उड़ीसा का होगा। बात करते हैं मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुरी होगा प्यारे बच्चों मणिपुर का। बात करते हैं सत्रिया, तो सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होगा प्यारे बच्चों, तो सत्रिया होगा आपका असम का। बात करते हैं कथकली, तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होगा प्यारे बच्चों, कथकली केरल का। बात करते हैं कथक की, तो प्यारे बच्चों कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य होगा आपका उत्तर प्रदेश का। बात करते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं, तो आपके कितने शास्त्रीय नृत्य है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं प्यारे बच्चों, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जो प्रमुख ऐतिहासिक और शास्त्रीय नृत्य कलाएं हैं उनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। और भारत में कुल सभी राज्यों की अगर बात करते हैं तो कुछ राज्य में ही शास्त्रीय नृत्य हैं। और कुल कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है भारत में प्यारे बच्चों, तो 8 का। बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की, तो पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राजशाही राज्य। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ भारतीय राज्य की बात नहीं की जा रही है बल्कि राजशाही राज्य की बात की जा रही है, यानी कि जिस समय रजवाड़े वगैरह भारत में होते थे। बात करते हैं सन 1934 की, तो 1934 में भारत में मंडी नामक स्थान पर, मंडी नामक राजशाही राज्य है। उस समय क्या था, राज्य जो थे आपके प्रॉपर आज की तरह नहीं बटे हुए थे, छोटे छोटे रजवाड़ों में राज्य बटे हुए थे। तो मंडी नामक स्थान पर राजशाही राज्य था मंडी। यहाँ 1934 में पहली बार पंचायती राज अधिनियम उस रजवाड़े में उस राजा के यहाँ पारित किया गया था जो उस समय वहाँ का स्थानीय राजा था। लेकिन यदि बात करते हैं कि पंचायती राज अधिनियम या फिर सबसे पहले पंचायत को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, यदि भारत के पहले राज्य की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में भारत में सबसे पहले क्या किया गया था प्यारे बच्चों, पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। जबकि पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो आंध्र प्रदेश होगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया। तो प्यारे बच्चों मिरात उल अखबार का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति कौन थे, राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था प्यारे बच्चों, राजा राम मोहन राय ने किया था। यदि राजा राम मोहन राय की हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा दी गई है। युगदूत की संज्ञा किसे दी गई, राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था प्यारे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, इन्हें युगदूत की संज्ञा दी थी। और आधुनिक पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक पुनर्जागरण का जनक भी किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने ही क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। इसके बाद यदि बात करते हैं, राजा राम मोहन राय ने एक फ़ारसी में एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था तुहफ़तुल
उल मुवाहिदीन। यदि बात करते हैं इनके समाधि स्थल की, तो इनका समाधि स्थल कहाँ होगा प्यारे बच्चों? वीस्टले इंग्लैंड में। वीस्टले इंग्लैंड में क्या होगा? इनका समाधि स्थल होगा। यदि बात करते हैं, आगे बात करते हैं राजा राम मोहन राय के विषय में, तो इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन यदि बात करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन थे। बात करते हैं आदि ब्रह्म की स्थापना। आदि ब्रह्म की स्थापना, तो आदि ब्रह्म की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म की स्थापना करने वाले कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे प्यारे बच्चों। यदि बात करते हैं दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। तो भारत भारतीयों के लिए है सर्वप्रथम किसने कहा था प्यारे बच्चों? दयानंद सरस्वती ने कहा था। और इन्होंने क्या किया था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। यदि बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन होंगे प्यारे बच्चों? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भी कौन होंगे? दयानंद सरस्वती होंगे। और यहीं पर इन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो नामक नारा किसने दिया था प्यारे बच्चों? ये भी किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बताया जाता है। और 1893 में शिकागो सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। 1893 में शिकागो सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? बात करते हैं यदि बेलूर मठ की स्थापना की, तो बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1897 में। 1897 में बेलूर कोलकाता में इन्होंने क्या किया था? बेलूर मठ की स्थापना की थी, जो किससे संबंधित था? तो रामकृष्ण परमहंस से। यदि बात करते हैं प्यारे बच्चों स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज की, बात करते हैं स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज, तो स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है प्यारे बच्चों? स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज, तो ये होगा पालमपुर में क्या होगा प्यारे बच्चों? स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज होगा। इसके बाद यदि बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। युगदूत के नाम से इन्होंने इनको पुकारा था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि नगुल्टम किस देश की मुद्रा है प्यारे बच्चों? तो नगुल्टम किस देश की मुद्रा है? नगुल्टम आपकी मुद्रा होगी भूटान की। नगुल्टम किसकी मुद्रा होगी प्यारे बच्चों? भूटान की मुद्रा होगी। यदि बात करते हैं मुद्राओं की, तो ध्यान देंगे मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। इसमें क्या होगा? माँ से आपका मालदीव, श्री से आपका श्रीलंका, नेपाल, भारत, ई से होगा आपका इंडोनेशिया, और से होगा सेशेल्स। और पाकिस्तान। सभी की मुद्रा क्या होगी प्यारे बच्चों? रुपया होगी। इन सभी की मुद्रा क्या है? रुपया है। सबकी मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों? रुपया है। इसके बाद यदि बात करते हैं
अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की मुद्रा क्या होगी प्यारे बच्चों? अफ़गानी। अफ़गानिस्तान की मुद्रा क्या होगी? अफ़गानी होगी। बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की मुद्रा क्या होगी प्यारे बच्चों? रियाल होगी। भूटान की मुद्रा क्या हो गई प्यारे बच्चों? नगुल्ट्रम हो गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार की मुद्रा क्या होगी प्यारे बच्चों? क्यात होगी। म्यांमार की मुद्रा क्या होगी? क्यात होगी। बात करते हैं राजधानी की, तो म्यांमार की राजधानी क्या होगी प्यारे बच्चों? नाए पी ताओ। नाए पी ताओ। बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या होगी प्यारे बच्चों? काबुल होगी। बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की राजधानी क्या होगी? तेहरान होगी। बात करते हैं इराक़ की, तो इराक़ की राजधानी क्या होगी प्यारे बच्चों? बगदाद होगी। और बगदाद कौन सी नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे। बगदाद कौन सी नदी के किनारे है प्यारे बच्चों? टिग्रिस नदी के किनारे। भूटान की राजधानी क्या होगी प्यारे बच्चों? थिम्फू होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गामा किरणों की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? तो गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने क्या किया था प्यारे बच्चों? गामा किरणों की खोज की थी। और गामा किरणों का यूज़ क्या है? नाभिकीय अभिक्रियाओं में। नाभिकीय अभिक्रियाओं में और रेडियोधर्मी कार्यक्रमों में। रेडियोधर्मी कार्यक्रमों में और नाभिकीय अभिक्रियाओं में किसका यूज किया जाता है प्यारे बच्चों? गामा किरणों का। बात करते हैं रोंटगन की, तो रोंटगन ने किसकी खोज की थी? एक्स किरणों की। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन ने की थी प्यारे बच्चों। और इसका यूज़ किस में होता है? चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? तो करते हैं एक्स किरणों का। आपने देखा होगा चिकित्सा क्षेत्र में आप एक्सरे वगैरह कराते हैं, तो एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें, उसके खोजकर्ता कौन होगा प्यारे बच्चों? रोंटगन होगा। बात करते हैं हर्शेल की, तो हर्शेल ने क्या किया था? अवरक्त किरणों की खोज की थी। अवरक्त किरणों का खोजकर्ता कौन होगा प्यारे बच्चों? अवरक्त किरणों का खोजकर्ता होगा हर्शेल। और अवरक्त किरणों का यूज़ क्या है? कोहरे में, फोटोग्राफी में। कोहरे में, फोटोग्राफी में, या धुंधले मौसम में कोहरे में, या अन्य किसी धुंध वगैरह में, या पहाड़ों पर जिस समय बादल बहुत नीचे होते हैं और उस समय फोटोग्राफी में उसको साफ लेने के लिए, फ़ोटो को क्लियर करने के लिए लेंस में किस प्रकार की किरणें निकलती हैं, ऐसे सिस्टम उसमें लगाए जाते हैं। तो कौन सी किरणें होती हैं प्यारे बच्चों? अवरक्त किरणें। रिटर ने क्या किया था प्यारे बच्चों? यदि रिटर की बात करते हैं तो परावैंगनी किरणों की खोज की थी। और परावैंगनी किरणों की खोजकर्ता कौन हुआ? फिर रिटर हुआ। और परावैंगनी किरणों का यूज़ कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों? बैक्टीरिया को मारने में। बैक्टीरिया को मारने में, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए किसका यूज करते हैं? परावैंगनी किरणों का। और परावैंगनी किरणों का खोजकर्ता कौन होगा प्यारे बच्चों? तो ये होगा आपका जॉन रिटर। इसके बाद यदि बात करते हैं दृश्य किरणों की, तो कुछ प्रमुख किरणें की अगर हम बात करेंगे, बात करते हैं दृश्य किरणें, तो दृश्य किरणों की अगर हम बात करते हैं तो दृश्य किरणों का खोजकर्ता कौन होगा? न्यूटन होगा। और इसका उपयोग क्या है? वस्तुओं को स्पष्ट देखने में। वस्तुओं को स्पष्ट देखने में दृश्य किरणों का यूज़ करते हैं। तो दृश्य का मतलब देखना है। दृश्य यानी कि देखने से संबंधित है, तो देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्पष्ट देखने के लिए दृश्य किरणों का। इसके बाद यदि हम बात करते हैं लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे, तो लघु रेडियो तरंगे का खोजकर्ता कौन होगा प्यारे बच्चों? हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज। लघु रेडियो तरंगों का खोजकर्ता कौन होगा? हेनरिक हर्ट्ज होगा। इसके बाद बात करते हैं दीर्घ रेडियो तरंगों की, तो दीर्घ रेडियो तरंगे का खोजकर्ता कौन होगा प्यारे बच्चों? मार्कोनी होगा। दीर्घ रेडियो तरंगे, इसका खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। तो इसका खोजकर्ता कौन होगा प्यारे बच्चों? मार्कोनी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और मार्कोनी ने क्या किया था? दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज की थी। और इसका यूज़ किस में किया जाता है? रेडियो और टेलीविज़न में। रेडियो और टेलीविज़न में इसका यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लार का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? तो पीएच मान की यदि बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और अधिकांश
एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है। तो आज बहुत सारे पीएच मान को आपसे हम डिस्कस करते चलेंगे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है 8.4। तो 8.4 किसका पीएच मान होता है प्यारे बच्चों? समुद्री जल का। समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा? समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 8.4 होगा। बात करते हैं रक्त के पीएच मान की, तो आपके रक्त का मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। बात करते हैं आपके लार के पीएच मान की, तो प्यारे बच्चों लार का पीएच मान कितना होगा? 6.5 होगा। बात करते हैं 6.4, तो दूध का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान कितना होगा? 6.4 होगा। इसके बाद यदि आप बात करते हैं अन्य कुछ पीएच मान की, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों शुद्ध जल। शुद्ध जल, तो प्यारे बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? क्योंकि शुद्ध जल में कोई भी स्वाद नहीं होता, वो उदासीन होता है। और जिस वस्तु का पीएच मान 7 होता है वही वस्तु उदासीन होती है। और वो वस्तुएं जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वे अम्लीय होंगी। पीएच मान 7 से कम होगा तो वस्तुएं क्या होंगी प्यारे बच्चों? अम्लीय होंगी। यदि पीएच मान 7 से अधिक हो तो वस्तुएं कैसी होंगी? क्षारीय होंगी। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना हुआ? 7 हुआ, चूँकि जल क्या है? एक उदासीन तत्व है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं शराब का पीएच मान क्या होगा? 2.8 होगा। इसके बाद बात करते हैं नींबू की, तो नींबू का पीएच मान कितना होगा? 2.2 होगा। बात करते हैं सिरके की, और सिरके का पीएच मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 2.4 होगा। बात करते हैं आंसू की, तो आंसुओं का पीएच मान कितना होगा? 7.4 होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ, कौन सी अनुसूची को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती? तो प्यारे बच्चों कौन सी अनुसूची को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती? आंसर होगा आपका 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची क्या था? पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ प्यारे बच्चों? 1951 को क्या जोड़ा गया? नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें क्या था? संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण के विषय में ये अनुसूची जोड़ी गई थी। बात करते हैं इसके बाद 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसमें क्या था? राजीव गांधी द्वारा दल बदल कानून पारित हुआ था। तो 10वीं अनुसूची में क्या है प्यारे बच्चों? और कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून। बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची के तहत जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। कब? 1993। तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची 1993। और 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में। क्या जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था। इसके तहत अगर बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के पास जो ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत से संबंधित कितने विषय उनके पास होते हैं? तो 29 विषयों पर वो काम कर सकते हैं। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई प्यारे बच्चों? 74वां संविधान संशोधन 1993। और 74वें संविधान संशोधन 1993 में क्या था? शहरी प्रशासन, शहरी स्थानीय प्रशासन, शहरी स्थानीय प्रशासन की इसमें बात करते हैं। और स्थानीय प्रशासन में कितने विषय हैं प्यारे बच्चों? तो इसमें 18 विषय हैं। बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में क्या होगा? 3 प्रकार की सूचियां होंगी। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची कौन सी होगी? जिसमें आपकी केंद्र सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। और राज्य सूची में क्या होगा? केवल और केवल राज्य सरकार इन विषयों पर कानून बनाती है। यदि बात करते हैं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में कितने हो गए प्यारे बच्चों? 100 विषय हो गए। बात करते हैं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में 66 विषय होते थे, वर्तमान में कितने हो गए? 61। तो 5 विषय राज्य सूची से हटाकर कहाँ लाए गए हैं? अब समवर्ती सूची में। तो इसमें 47 विषय होते थे और अब वर्तमान में कितने विषय हो गए? 52 विषय हो गए। इसके बाद एक और वर्ड होता है हमारे पास अवशिष्ट शक्तियाँ। इन 3 सूचियों में जो शक्तियाँ दी गई हैं, इनके अलावा एक अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। अवशिष्ट शक्तियों की यदि बात करते हैं तो अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जो ना तो संविधान केंद्र सरकार को देता है और ना ही राज्य सरकार को। तो उन सूचियों को किसे दिया गया है?
आपका केंद्र सरकार को दिया गया है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाती है प्यारे बच्चों? केंद्र सरकार कानून बनाती है। यदि बात करते हैं, चूंकि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि एक ही मुद्दे पर, एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, तो ऐसे समय पर केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो प्रभावी माना जाएगा। इसके बाद यदि बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? तो प्यारे बच्चों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 69वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। बात करते हैं अगले ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि चलते हैं, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा हुआ है। 91वां संविधान संशोधन 2003 क्या कहता है कि किसी भी मंत्रिमंडल में, चाहे वो किसी राज्य का हो या फिर केंद्र का हो, मंत्रिमंडल में यदि बात करते हैं केंद्र की, तो लोकसभा के 15% से ज़्यादा, यदि बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की, तो लोकसभा के 15% से ज़्यादा व्यक्ति, लोकसभा में जितने व्यक्ति हैं, लोकसभा में सीटों का, कुल सदस्य सीटों का 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकता है। यदि बात करते हैं किसी भी राज्य की, तो किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार उस राज्य की विधानसभा सदस्यों के, उस राज्य की विधानसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता। कहाँ कहा गया है? 91वें संविधान संशोधन 2003 में कहा गया। इसके बाद यदि बात करते हैं कि कभी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा सीटें जो है, आपकी विधानसभा सीटों की संख्या केवल 40 है, तो जहाँ विधानसभा सदस्य संख्या 40 है, उनमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 12 होगी। यदि बात करते हैं आपके 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में क्या था? भाषाएं जोड़ी गई थी, और भाषाओं का जिक्र संविधान की कौन सी अनुसूची में है प्यारे बच्चों? 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का जिक्र है। जबकि बात करते हैं मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं मूल संविधान में वर्णित की गई थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। यदि बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन की, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, तो 15 भाषाएं हो गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वें संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ प्यारे बच्चों? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, और अब भाषाएं कितनी हो गई संविधान में? 19 भाषाएं हो गई, 18 भाषाएं हो गई। इसके बाद अब 4 भाषाएं और कब जोड़ी गई प्यारे बच्चों? तो ये जोड़ी गई आपकी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 92वें संविधान संशोधन 2003 में क्या किया गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। इस प्रकार से वर्तमान संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 22 हो गई। तो यहाँ आपका 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हुआ? भाषाओं से संबंधित हुआ। 71वां संविधान संशोधन भी किससे संबंधित हुआ? भाषा से संबंधित हुआ। 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो गया? भाषाओं से संबंधित हो गया। इसके बाद यदि हम बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन की, 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? वोट डालने के लिए मतदाता की आयु घटा दी गई थी। पहले मतदाता 21 वर्ष का होता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या कर दिया गया? वोट डालने की यानी कि मतदाता की आयु घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। और 1989 से पहले की यदि बात करते हैं तो 21 वर्ष का व्यक्ति मतदाता होता था, यानी कि वोट डालने के लिए 21 वर्ष की आयु न्यूनतम होती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बात करते हैं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे प्यारे बच्चों फजल अली, और फजल अली आयोग की अध्यक्षता में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। कब? 1956 में। लेकिन भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कब गठित हो गया था? 1953 में। यदि यहीं पर बात करते हैं आपके कि भाषा के लिए, भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए 58 दिन का आंदोलन चलाया गया था, जिस आंदोलन के दौरान मरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु का 58 दिन के अनशन पर बैठने के बाद क्या हुआ था? निधन हो गया था। और ये किस लिए बैठे थे अनशन पर? भाषा के आधार पर राज्य को मान्यता दिलाने के लिए। जिसके पश्चात क्या हुआ? सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और 1953 में भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश। और 1956 में आयोग गठित होने के बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यदि वर्तमान में बात करते हैं तो प्यारे बच्चों वर्तमान में कितने राज्य होंगे? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। बात करते हैं एसके धर की, तो एसके धर एक समिति बनाई गई थी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विषय में। तो जो आपकी एसके धर समिति थी ये भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए बनाई गई। इसने क्या किया था? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। इसने क्या किया था प्यारे बच्चों? भाषा के आधार पर राज्य बनाने की नीति का विरोध किया था। बात करते हैं पंडित हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर की, तो इन्होंने क्या किया था? ये इस फजल अली आयोग के अन्य दोनों सदस्य थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि संविधान में कितने प्रकार का न्याय वर्णित है? यदि संविधान में न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ संविधान में हमारे 3 प्रकार का न्याय वर्णित किया गया है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्यारे बच्चों इसका वर्णन सबसे शुरू में प्रारंभ में ही मिलता है संविधान की प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय कितने प्रकार का वर्णन किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार का न्याय यहाँ प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। यदि बात करते हैं 3 प्रकार के न्याय की, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। जो कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों? रूस की क्रांति से लिया गया। रूस की क्रांति से लिया गया था। यदि बात करते हैं संविधान में जोड़े गए शब्द बंधुता और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक वर्ड जोड़ा गया था अखंडता। तो बंधुता और अखंडता दोनों शब्द कब लिए गए प्यारे बच्चों? कहाँ से लिए गए हैं? ये दोनों शब्द आपके लिए गए फ्रांस की क्रांति से। ये दोनों शब्द संविधान में कहाँ से लिए गए प्यारे बच्चों? फ्रांस की क्रांति से लिए गए। यदि बात करते हैं कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो प्यारे बच्चों स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। बात करते हैं कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ। और प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग, प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग किसके तहत माना गया था? तो केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का एक प्रमुख अंग माना गया। और केशवानंद भारतीवाद कब हुआ प्यारे बच्चों? 1973 में। केशवानंद भारतीवाद 1973। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए? तो प्यारे बच्चों केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए हैं? आपके कनाडा से। फ्रांस से क्या लिया गया प्यारे बच्चों? बंधुता और अखंडता का नारा लिया गया। रूस से क्या लिया गया? तो रूस की क्रांति से लिया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय। इसके बाद यदि बात करते हैं सोवियत संघ रूस एसएसआर की, यूएसएसआर, तो यूएसएसआर से क्या लिया गया था प्यारे बच्चों? मूल कर्तव्य लिए गए थे। मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में होंगे? तो भाग 4 का
किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे प्यारे बच्चों? तो ये जोड़े गए थे आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। और मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं किया गया था, यानी कि 0 मूल कर्तव्य थे। यदि बात करते हैं वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो कितने मूल कर्तव्य होंगे? 11 मूल कर्तव्य होंगे। जबकि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और यहीं पर आपका एक और चीज़ कह दी गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से कारखानों में, फैक्ट्रियों में कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं कराना है। तो 11वीं, अगर हम 11वें मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें केवल इतना ही कहा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कि बच्चे को 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। इसके बाद यदि बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा से एक और चीज़ क्या ली गई है प्यारे बच्चों? भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद लिया गया है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के पद की, तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों? तो उपराष्ट्रपति का पद आपका लिया गया है अमेरिका से। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना की भाषा की, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। यदि बात करते हैं कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का स्रोत जो है कोई भी आपका दूसरा देश नहीं है। प्रस्तावना जो लाए थे वो आपके उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव एक लाए थे, जो बाद में उद्देशिका के नाम से संविधान में लिखित कर दिया गया था, यानी कि लिख लिया गया था। और मूल संविधान में, जो मूल संविधान की प्रतिलिपि है, उसमें प्रस्तावना को किसने लिखा था? तो मूल संविधान की प्रतिलिपि में प्रस्तावना लिखने वाले व्यक्ति कौन थे प्यारे बच्चों? जिन्होंने प्रस्तावना हस्तलिखित की थी, तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इन्हीं का नाम संविधान लिखने में भी आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त संविधान लिखने में और किस व्यक्ति का नाम आता है? तो आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगली सीरीज़ की तरफ। जल्द ही आपको अगली सीरीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, लगातार तैयारी करते रहिए। हम आपके लिए रोज़ अच्छे प्रश्न ला रहे हैं सीरीज में, और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लगे रहिए तैयारी में, तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि कहते हैं कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना छोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना छोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना।